Hello, my dear students. Good morning to all of you. I hope that you will be fine. Today, class 12th economics, and in which we are going to start the topic sustainable development. So, let's start the topic sustainable development. First, we will know that what is the sustainable development. So, first, according to UNCED, UNCED means United Nations Conference on Environment and Development. It is the branch of UNO. तो उसके अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, आइए हम स्टडी करते हैं. इट इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट in which we fulfill the needs of present generation without compromise with the ability of future generation to fulfill their own needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि उनको अपनी खुद की नीड्स पूरी करने में डिफिकल्टी महसूस हो, वो खुद की नीड पूरी नहीं कर सके. एनवायरनमेंट को अगर हार्म पहुंचाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर पाएगी. तो इस ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सब सुविधाएं, सब रिसोर्सेज इस प्रकार रखेंगे ताकि वो भी अपनी नीड को पूरा कर सके और वो भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सके, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके. तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड कमीशन, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Conservation of natural assets and natural resources that we have received from our ancestors that should be conserved or protected. जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके. इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल ecological system. So what is the ecological system? Ecological system, that means how the animals and plants depend on each other. Ecological system में हम ये समझते हैं कि किस प्रकार कोई भी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, या फिर एक जीव दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर है, एक प्लांट दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है. तो ये हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम जो बना हुआ है, तो उसको प्रिजर्व करना है और उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी को बना के रखना है, ताकि ये नेचर वापस रीजनरेट हो सके और ये अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज है वो वापस रीजनरेट हो सके, ताकि सभी प्लांट्स और एनिमल्स को इसका प्रॉफिट हो सके. Third point is that avoiding the imposition of added risks on future generation, और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्क क्रिएट नहीं करना है. एडवर्ड बारबियर के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर एट द ग्रास रूट लेवल. दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल. जो गरीब लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना, उनको जो दूसरे लोग रिच पर्सन है उनके बराबर लाना, तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. दैट मीन्स पुअर पर्सन की नीड्स को पूरा करना, तो ये डायरेक्टली संबंधित है. पुअर पर्सन्स और बाकी जितने भी लोग हैं सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो बेसिक नीड्स है जिसमें सभी के लिए अच्छा एकोमोडेशन हो और सभी के लिए सभी को क्लोथ्स, शेल्टर, फूड, ये जो बेसिक नीड्स है सभी को पूरी हो सके. क्लोथ्स, शेल्टर एंड फूड,
safe drinking water, proper sanitation where they live, and proper cleanliness of surrounding. Harman Daly is the great environment economist. According to him, there are various steps and strategies for sustainable development. तो इन्होंने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कई स्ट्रेटजीज बताई है, जिसमें कि हमें अपने एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको बना के रखना है। एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। UNCED की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है। और एडवर्ड बार्बियर के अनुसार हमें पुअर पीपल को प्रोटेक्ट करना है, पुअर पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमने इस वर्ल्ड को अपने फोर फादर से नहीं लिया है। वी हैव बोरोव्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने चिल्ड्रन से इसको उधार लिया है। इस वजह से हमें अगर हम इस भावना को लेकर चलेंगे कि हमने इस वर्ल्ड को अपने चिल्ड्रन से उधार लिया है, तो हमें वापस उसको वैसा का वैसा लौटाना है और भी उसको अच्छा करके लौटाना है। तो ऐसी भावना अगर हम रखेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन विच फर्स्ट पॉइंट इज दैट यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, कुछ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं और कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में हम देखते हैं कि जो बहुत ही पुराने ज़माने से हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड एंड कोल, पेट्रोल, डीजल और भी पेट्रोल के जितने भी प्रोडक्ट है। इसके अलावा थर्मल पावर। तो ये सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिसको हम अभी रिसेंटली यूज करने लगे हैं, और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर हम ले सकते हैं जैसे कि विंड एनर्जी, विंड पावर, विंड एनर्जी, और सोलर एनर्जी। इसके अलावा टाइडल पावर, गोबर गैस प्लांट। तो इस टाइप्स के रिसोर्सेज अगर हम इस्तेमाल करेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इन विंड पावर, सोलर पावर, इन सब के बारे में आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एनकरेजिंग यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। फ्यूल के रूप में जनरली हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं और कोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनर फ्यूल में हम जनरली CNG, अगर व्हीकल्स के लिए CNG का इस्तेमाल करते हैं। CNG मीन्स कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम पेट्रोल डीजल की जगह व्हीकल में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वह एक क्लीनर फ्यूल होगा और उससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी कम धुआं देगी, या हम कह सकते हैं बिल्कुल धुआं नहीं देगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को का प्रोटेक्शन होगा और एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो हम क्लीनर फ्यूल के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लीनर फ्यूल के लिए गोबर गैस प्लांट भी लगाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट जिससे बायोगैस जनरेट होगी और उसका इस्तेमाल भी हम खाना पकाने के लिए कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का क्लीनर फ्यूल होता है। इन केस ऑफ विंड पावर, usually high windmill can provide electricity without any adverse impact on environment। एनवायरमेंट के ऊपर विंड पावर, अगर विंड मिल लगाई जाए तो किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अंदर विंड टरबाइन जो होते हैं वो विंड से घूमते हैं, हवा से घूमेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे विंड मिल के बारे में आपने पहले भी आपने देखा होगा कि इस टाइप से ये विंड टरबाइन लगा दिए जाते हैं और ये एयर, जैसे भी हवा चलती है तो हवा से ये घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और सोलर पावर प्लांट थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल, तो सोलर पावर हम फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी क्रिएट करने के लिए फोटोवोल्टेइक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर सनलाइट पड़ने से सोलर एनर्जी क्रिएट होती है, जिसका हम इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। इंडिया में सोलर प्लांट बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा है, साल में लंबे समय तक सनलाइट अवेलेबल रहती है। कोल और पेट्रोलियम का स्टॉक जो होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सोलर एनर्जी का जो स्टॉक है, जो इसका जो स्टॉक होगा वो नेवर एंडिंग होगा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही इसका पॉजिटिव पॉइंट है और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे रिमोट लोकेलिटी में अच्छा रहता है जहाँ पे हम थर्मल पावर को सप्लाई नहीं कर पाते, और थर्मल पावर सप्लाई वहाँ पे दूर होने की वजह से अगर संभव नहीं है तो वहाँ पे आसानी से सोलर पावर प्लांट लगा करके हम वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिमोट एरिया के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। और अभी जनरली जो देखा गया है कि सोलर पावर प्लांट लगाने में जो खर्चा आता है, और वो जनरली जो उससे जो हमें एनर्जी जो गेन होती है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इस प्लांट को जनरली लोग कॉस्टली मानते हैं, और कॉस्टली मानने की वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। तो हमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से या इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जिसके माध्यम से बहुत ही कम खर्चे में कोई चीपर टेक्नोलॉजी इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि कम खर्चे में हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। हालांकि रिसेंटली इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है और हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत है वो सोलर पावर प्लांट पूरी कर रहे हैं। जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब मिनी आइडल पावर प्लांट वो होते हैं जो कि जनरली माउंटेन एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये सुटेबल होते हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया में जो वाटरफॉल्स होते हैं
उसका इस्तेमाल हम मिनी हाइडल प्लांट के रूप में कर सकते हैं, और नेचुरली वहां पे पानी जब गिरता है तो उसके माध्यम से हम टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और वो एक छोटे लेवल पे होगी, इसलिए हम इसको मिनी आइडल प्लांट बोलते हैं, और वहाँ के लोकल एरिया की ज़रूरत वहाँ पे पूरी की जा सकती है। लोकल एरिया में ज़्यादा दूरी तक उसकी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे लोकल एरिया में, माउंटेन एरिया में इस टाइप की जो एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर सिस्टम में हम एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करते थे। इसके अलावा हम हेल्थ केयर सिस्टम में और ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, इनमें भी हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके अपनाते थे, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता था। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में जनरली हम बुलॉक्स का इस्तेमाल करते थे, जो हल चलाने के लिए काम आते थे, और बुलॉक कार्ट्स भी इस्तेमाल करते थे। तो उससे एनवायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता था और पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के बजाय हम एनिमल मैन्योर का इस्तेमाल करते थे, और बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल भी करते थे। तो ये सब तरीके जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और उन एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीकों को हमें फॉलो करना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम में भी हम जनरली नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, और वो तरीके एनवायरमेंट फ्रेंडली होते थे। तो हेल्थ केयर के अंदर हम जनरली पुराने जमाने से ही हम जानते हैं कि लगभग 15,000 स्पेसीज of plants that has been observed and that were used as medicines। तो पुराने जमाने में हमने लगभग 15,000 स्पेसीज की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जाना था, और उसका इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 8,000 का अभी भी रेगुलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 8,000 स्पेसीज प्लांट्स की ऐसी है जिसका हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी डिजीज उनसे ठीक होती है। तो इस टाइप से जब हम प्लांट्स का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुलसी है, हल्दी है, लहसुन है, पुदीना, तो ऐसे कई चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल अपने हेल्थ केयर सिस्टम में करते हैं, और वो डेफिनेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। हाउसिंग पैटर्न भी इस टाइप से, जैसे हमने हट बना दी, तो उस हट का हम जैसे नेचुरल चीजें इस्तेमाल करके पेड़ पौधे की लकड़ियां, पत्ते, इनका इस्तेमाल करके घर बनाते थे, मिट्टी। तो वो किसी प्रकार का उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जैसे कि आजकल हम बहुत सारा हार्मफुल प्रोडक्ट्स घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए जैसा कि आपको बताया, ब्लॉक कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ब्लॉक कार्ट्स के अलावा कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते थे, और एनवायरनमेंट को प्रॉफिट देते थे एनवायरनमेंट को नुकसान देने के बजाय। हम ट्रांसपोर्ट के लिए पशुपालन का काम करते थे, एनिमल हस्बेंड्री होती थी, जिससे बहुत सारे एनिमल्स को भी सपोर्ट उससे मिलता था। तो ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस अगर आज भी हम अगर फॉलो करेंगे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमने देखा केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा होने की वजह से, और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से हमने देखा कि जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो गई है। सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो उसको वापस गेन करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को वापस गेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए हमें बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो बायो कंपोस्ट जनरली एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने जमाने से ही हम एनिमल मैन्योर और बायो कंपोस्ट को इस्तेमाल करते आए हैं। तो उसको हम अगर स्टार्ट करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी ये, और ये एक प्रकार के लिए सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। सॉइल कंडीशनर बायो कंपोस्ट जनरली जो तैयार किया जाता है वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते हैं, ट्री लीव्स जो होती है उनके माध्यम से, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके माध्यम से बायो कंपोस्ट तैयार किया जाता है। एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर ये जैसे पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां है या फिर जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और वो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, तो उससे एक बायो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही बायो कंपोस्ट के साथ भी हम एनिमल मैन्योर, जिसको काउडंग्स भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी हम फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो फर्टिलिटी तो कम करते ही है, सॉइल फर्टिलिटी कम करने के साथ साथ वो हमारे ग्राउंड वाटर जो होता है उसको भी हार्म पहुंचाते हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर ये सब केमिकल मिक्स हो जाएंगे तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। बायो कंपोस्ट और एनिमल मैन्योर से सॉइल के अंदर अर्थ वर्म भी क्रिएट होते हैं जो कि हमारे लिए लैंड की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायो कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर, काउडंग्स का इस्तेमाल करें और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट बायो पेस्ट कंट्रोल। पेस्टिसाइड्स जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो उन पेस्टिसाइड्स की जगह हम बायो पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे जो एनिमल्स फूड के रूप में ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, उनके माध्यम से मिल्क और जो एनिमल से हमें मीट आदि जो मिलता है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो इसके लिए बायोपेस्ट के लिए हम देख सकते हैं कि नीम ट्रीज जो अगर हम पेस्टिसाइड बनाए, नीम ट्रीज के जो इफेक्ट होते हैं हम सब जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं। तो नीम के पत्तों से अगर हम पेस्टिसाइड बनाएं और फिर हम उसका छिड़काव करें तो उससे पेस्ट कंट्रोल भी हो जाएगा और वो हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कि पेस्ट कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक्स है, लिजार्ड और आउल, पिकॉक, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग हम यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फार्मिंग के लिए जैसे हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर उनका इस्तेमाल करते हैं, और तो इन सब को छोड़ करके हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करती है और हमें लोगों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, अगर वेस्ट रिसाइकिल होगा तो उसको हम कंपोस्ट के रूप में और मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों में एनवायरनमेंट रिसोर्सेज के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, क्रिएटिंग
awareness. Both producers and consumers should be conscious to be environment friendly. जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं, उन दोनों को ही एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, सतर्क रहना है, और कॉन्शियस और सतर्क रहेंगे तो फिर हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने कई पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसकी स्ट्रेटजी के रूप में डिस्कस किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशल कम्युनिटी। इन तीनों का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. So, sustainable development के लिए ये सब लोग बहुत अच्छा काम अभी कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूएनओ के द्वारा डिसाइड किए गए थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, in short SDGs, also known as the global goals, were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। तो ये जो डेवलपमेंट 17 डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो हमें 2030 तक अचीव करना है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। इस टाइप से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉइंट्स का डिस्कस किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।